बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 17 जिसका टाइटल है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बच्चे, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे कि आया कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ये है क्या चीज़, और एक जानदार, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उसको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। बच्चे, अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन हम कहते हैं बाहमी हम आहंगी। बाहमी हम आहंगी, इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा कि एक कॉलेज होता है, एक स्कूल होता है, उसके अंदर बच्चे कोऑर्डिनेटर मौजूद होता है। कोऑर्डिनेटर का काम ये होता है कि तमाम जो काम हो रहे हैं कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, वो एक सीक्वेंस वाइज हो, उनके अंदर कोई डिस्टरबेंस ना हो। कॉलेज की या स्कूल की जो फंक्शनिंग हो रही है या काम हो रहा है, जो तरतीब वाइज चल रहा है, उसके अंदर मुख्तलिफ लोगों की पार्टिसिपेशन होती है। अगर उस टीम में मौजूद हर मेंबर अपनी पार्टिसिपेशन या अपना काम है वो जिम्मेदारी के साथ कर रहा है, तो बच्चे क्या है कि कोऑर्डिनेशन से वो काम है वो अच्छे से हो जाएगा। और अगर एक फर्द उसमें काम कर रहा है और दूसरा काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो लाजमी सी बात है कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं होगी और वो काम अच्छे से परफॉर्म नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि किडनी हमारी बॉडी के अंदर, किडनी है वो तो काम कर रही है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारा जो हार्ट है वो काम नहीं करता, तो क्या हम जिंदा रहेंगे? हमारी बॉडी खुद को मेंटेन कर पाएगी? नहीं। बच्चे, तमाम ऑर्गन का प्रॉपरली काम करना ज़रूरी है ताकि जो बॉडी का जो बैलेंस है, एक ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल है, वो बरकरार रहे। तो इसी को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन का। और कंट्रोल का मतलब होता है अपने काबू में रखना। तो बच्चे, यहाँ आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एक्चुअली है क्या। बच्चे, हमने लिखा ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्ड अगेंस्ट स्टिमुलस, कि जितने भी जानदार होते हैं वो स्टिमुलस के नतीजे में क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं, रद्द अमल देते हैं। बच्चे, स्टिमुलाई या स्टिमुलस किसे कहते हैं? स्टिमुलस हम कहते हैं चेंज को। ये जो चेंज होती है, ये बच्चे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर भी हो सकती है और ये इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, सर्दी है, ठीक है, मुझे धूप लग रही है, ठीक है, तो या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई चीज़ है, नीडल लाइक, वो मेरी बॉडी को हिट कर रही है, तो ये क्या है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही हैं, तो इसको मैं कहूँगा एक्सटर्नल स्टिमुलस। अगर मेरी बॉडी के अंदर किसी न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी है और उससे कोई सिम्टम्स अपेयर हो रही हैं या बॉडी के अंदर चेंज आ रही है, तो फिर बच्चे मैं उनको कहूँगा कि ये इंटरनल स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, और हर स्टिमुलस के नतीजे में एक ऑर्गेनिज्म है उसने रिस्पॉन्ड करना है। अब बच्चे, ये जो रिस्पॉन्ड करना होता है ये डिफरेंट लेवल के ऊपर हो सकता है। जैसा कि मैं कहता हूँ कि ये मॉलिक्यूलर लेवल पे हो सकता है, ये एक सेल रिस्पॉन्ड कर सकता है, ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर सकता है। इसको एक एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे। मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं कि किसी भी न्यूट्रिएंट की या किसी पर्टिकुलर एरा पे या एरिया पे किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, या मैं कह देता हूँ कि कोई चोट लग जाती है, तो बच्चे क्या होगा कि बाकी बॉडी तो वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन उस सेल में क्या आ जाएगी? चेंज आ जाएगी। तो इस तरह क्या है कि एक सेल की लेवल तक या एक माइक्रो लेवल तक भी क्या है कि चेंज आ सकती है, या फिर क्या है कि ऑर्गेनिज्म लेवल तक भी एक ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि मैं कह देता हूँ कि एक शख्स है वो धूप में खड़ा है, तो बच्चे ऐसा तो नहीं ना होगा कि अपने सेल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देगा, बल्कि होगा क्या कि पूरा का पूरा जानदार या पूरी की पूरी बॉडी वो एक जगह से मूव करेगी और दूसरी जगह चली जाएगी। तो इस तरह क्या होगा कि एक स्टिमुलस के नतीजे में पूरे के पूरे जानदार ने रिस्पॉन्ड किया है। और ये मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स है उसके किसी स्टिमुलस के नतीजे में इसकी कंपोजिशन में या इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, तो फिर ये जो रिस्पॉन्ड होगा वो मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हो सकता है। अब बच्चे, कोऑर्डिनेशन की अहमियत के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन है क्या? कोऑर्डिनेशन मेक पॉसिबल
ये क्या है कि पॉसिबल बनाती है। टू इंटीग्रेशन, हम आहंगी डेवलप करना, और फंक्शन कामों में इसेंशियल टू ऑर्गेनिज्म, जो कि एक जानदार के लिए ज़रूरी होते हैं। मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब ही यही है, या कोऑर्डिनेशन का काम ही यही है कि इसने हम आहंगी पैदा करनी है मुख्तलिफ कामों के अंदर, ताकि जो एक ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल है वो बरकरार रह सके, या एक ऑर्गेनिज्म है वो खुद को सर्वाइव कर सके। अब बच्चे बात करेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन होती है वो किस लेवल पे होती है। आप एनिमल्स, जानदारों की टाइप्स पढ़ते हो, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। बच्चे यूनिसेलुलर ऐसे जानदारों को कहते हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं। तो लाजमी सी बात है कि जो छोटे जानदार होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। अब बच्चे इनकी क्या होती है, बॉडी है वो किससे बनी है, एक सिंगल सेल से बनी है। तो इनके अंदर जो रिस्पॉन्स होगा वो सेलुलर लेवल पे नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि पूरी की पूरी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। क्यों? क्योंकि इनकी पूरी बॉडी बनी ही एक सेल से है। तो होगा क्या कि जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आएगा, एक्सटर्नल या इंटरनली कोई भी हो, एक्सटर्नल स्टिमुलस हो चाहे वो इंटरनल हो, तो बच्चे होगा क्या कि ये पूरी की पूरी बॉडी है या जो जानदार होता है वो रिस्पॉन्ड करता है, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो कोल्ड कंडीशन हो, इवन कि अगर इलेक्ट्रिकल शॉक हो या करंट हो, तो भी क्या होगा कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती हैं इसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, इसकी होल बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि इनके अंदर डिविजन्स तो है ही नहीं, तकसीम का अमल तो है ही नहीं, पूरी बॉडी ही सिंगल सेल पर मुश्तमिल है। तो इसलिए क्या है कि पूरी बॉडी को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। इसके बाद बच्चे हम जिक्र करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। आप बखूबी जानते हैं कि मल्टी सेलुलर किसे कहते हैं, ऐसे जानदार जिनकी फॉर्मेशन मोर देन वन सेल से हो, उसको हम नाम देते हैं मल्टी सेलुलर का। अब बच्चे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर डिविजन्स होती हैं, डिवीजन होती है, डिवीजन कहते हैं तकसीम को। और इसमें मौजूद जितने भी ऑर्गन की मैं बात करूं, जितने भी मौजूद सेल की बात करूं, वो बच्चे क्या है कि लेबर के तौर पर काम करते हैं। लेबर का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मौजूद 500 मजदूर हैं, फैक्ट्री में मौजूद 500 मजदूर हैं, तो उसे हम कहेंगे कि ये उस फैक्ट्री की लेबर है। तो लेबर में मौजूद हर फर्द, यानी कि 500 का 500 फर्द है, वो अपना अपना काम करेगा। अगर बच्चे उन 500 में से किसी एक को बुखार हो जाता है, 500 में से किसी एक को बुखार हो जाता है, तो क्या फैक्ट्री पे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा? जाहिर सी बात नहीं पड़ेगा, बल्कि वो जो फर्द होगा वो अपनी मेडिसिन लेगा, अपना ट्रीटमेंट करवाएगा। ठीक इसी तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि हर सेल लेबर के तौर पर काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है। अगर उसके अंदर चेंज आएगी तो वो खुद को खुद से डील करेगा। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड शो करते हैं। और बच्चे ये जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं, इनका जो रिस्पॉन्स होता है बड़ा क्विक यानी कि तेज होता है। तो जैसे एक्सटर्नल या नज़दीक का जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर चेंज आती है, तो ये क्या है कि सडनली रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, चाहे वो हम बात कर लें केमिकली स्टिमुलस हो, चाहे हम टेम्परेचर की बात करें, चाहे हम हीट की बात करें, कोई भी स्टिमुलस की बात कर लें। इसके बाद बच्चे हमने डिस्कस करना है लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। लिमिटेशन हम कहते हैं हदूद को, एक हद होती है ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो बच्चे ये देखा गया है कि जितने भी हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे मैं जिक्र करता हूं ह्यूमन बीइंग की, इनके अंदर भी क्या है, लिमिटेशंस हैं वो मौजूद हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक ख़ास किस्म के स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर सकता है। ये नहीं है कि हर किस्म के स्टिमुलस को वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनके अंदर लिमिटेशन मौजूद होती है। और जैसे हमने बात की ह्यूमन बीइंग की, तो बच्चे ये कुछ स्टिमुलस को तो डिटेक्ट कर पाते हैं, लेकिन कुछ स्टिमुलस को डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो इसके बारे में हम लिखते हैं कि ह्यूमन आर अनवेयर, ह्यूमन आर अनवेयर। अनवेयर किसे कहते हैं? अवेयर का मतलब होता है कि वाकफियत होना,
उसे पता हो। अनवेयर का मतलब क्या होगा कि ना वाकिफ होना। ठीक है, तो बच्चे जो ह्यूमन बीइंग होता है ये मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलस के नतीजे में अनवेयर होता है। वो क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपने ये फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो हर जगह मौजूद है। हवा के अंदर मौजूद है, वाटर के अंदर मौजूद है, एयर के अंदर मौजूद है, इवन कि हर जगह मौजूद है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि हमारी बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया मौजूद है? नहीं फील किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, ये जो स्टिमुलस है, हमारी बॉडी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती, हमारी बॉडी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। तो हम कहेंगे कि जो ह्यूमन होते हैं वो अनवेयर होते हैं मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलस या प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया के। हाँ, अगर ये बैक्टीरिया है वो बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं तो फिर क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर एक फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है कि जो एक्सटर्नल, जैसे कि लाइजोसोम के बारे में कहा जाता है कि लाइजोसोम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। ठीक है, जो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है उसमें ये होता है कि जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं उसको ईट किया जाता है, तो उसे हम नाम देते हैं बच्चे फैगोसाइटोसिस का। तो हमारी बॉडी तो डिटेक्ट नहीं कर रही, लेकिन बॉडी का जो आगे जाके माइक्रो लेवल आ जाएगा, सेलुलर लेवल, उस पर क्या है कि इन बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के जरिए ईट किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, ताकि ये बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। इसके अलावा बच्चे एक हमने यहाँ एग्जाम्पल डिस्कस की है बैक्टीरिया के बारे में। इसके अलावा हम यहाँ रेडिएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। रेडिएशन, आपको पता है सूर्य से डिफरेंट टाइप की जो रेडिएशंस है वो आती है। तो जो इंसान होता है वो डिफरेंट किस्म की रेडिएशन को डिटेक्ट करने के काबिल नहीं होता, सिवाय विजिबल लाइट के विजिबल लाइट को तो डिटेक्ट कर पाता है, लेकिन जो बाकी जो रेज होती हैं जैसे कि यूवी रेज होती हैं उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो लाजमी सी बात है, जब बच्चे किसी चीज़ को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ देखा कि अगर वो अपनी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया की प्रेजेंस यानी कि मौजूदगी का उसे पता ही नहीं होता तो क्या वो रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक इसी तरह जो रेडिएशंस होती हैं इनका भी उसे नहीं पता चलता सिवाय विजिबल लाइट के, तो ये इनके अगेंस्ट भी रिस्पॉन्ड शो नहीं करेगा। तो ये बच्चे चंद एक चीज़ें थी जो कि इसके इंट्रोडक्शंस के हवाले से थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।